ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2024 का है, जिसका पेपर फरवरी में हुआ है। ओके, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इजी है। क्या बोलता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 से क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाने हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद और कंडीशन क्या है, डिजिट 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2, यानी कि जो 1 डिजिट है वो हमेशा 2 के लेफ्ट में आना चाहिए, है ना, 2 के लेफ्ट में आना चाहिए। ओके, अब अपने को नंबर बनाना 4 डिजिट का, 1 2 3 4। ओके, अगर मैं 2 को यहां रखूं, है ना, तो 1 मेरा यहां पर आएगा। ओके, 2 3 4। अगर मैं 2 को रखूं यहां पर, फिर मेरे पास 1 के पास 2 चॉइस हैं, 1 या तो यहां पर आएगा या फिर 2 यहां रखा तो 1 यहां पर आ सकता है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं और क्या क्या चीजें बनेंगी। 1 2 3 4। अब 2 कहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। अब 2 यहां पर आया तो 1 या तो यहां पर होगा, 2 यहां पर है तो 1 यहां पर हो सकता है, 2 यहां पर है तो 1 यहां पर हो सकता है। बस यही केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। अब ये वाला बॉक्स फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, क्योंकि 1 और 2 का यूज हो चुका है। अब 3 4 5 में से कोई एक लेना है, तो इसके लिए 3 चॉइस है और इसके लिए 2 चॉइस है, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करने हैं। जो नंबर हमने लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखना है। तो यहां से कितने टोटल नंबर बन जाएंगे, यहां से कितने टोटल नंबर बन जाएंगे, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, तो 3 इंटू 2, यहाँ पर कितनी चॉइस आ गई, 6 चॉइस। तो हर किसी के पास 6 चॉइस है। इसके पास भी कितनी चॉइस, 6 चॉइस, इसके पास भी 6 चॉइस, यहां पर भी कितनी चॉइस बनेंगी, 6 चॉइस बनेंगी, और यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। तो अब सबको जोड़ लो, क्या कितना आया आंसर, कितनी बार 6 आया, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 कितनी टाइम आया, 6 टाइम। तो 6 इंटू 6 कितना आंसर हो गया, 36 इसका सही आंसर हो गया। ओके, तो इसका सही आंसर आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। ओके, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 71, यानी कि 7 नंबर है कोई, मैंने ये लिख लिया A1 A2, ये ऐसे ऐसे कोई ये 7 नंबर्स है ना, इनका एवरेज उसने कहा है कि 71 है, इनका एवरेज 71 है। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A1 प्लस A2 A7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 71 इंटू 7 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, आगे क्या बोलता है, इफ यू एक्सक्लूड वन ऑफ दिस नंबर्स, अगर हम एक नंबर को हटा दें तो एवरेज 75 बन जाता है। मान लिया हम किसी एक नंबर को हटा देते हैं, A7 को हटा देते हैं, तो A1 प्लस A2 A6, इसका एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज 75 दिया है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि A1 प्लस A2 A6, इसकी वैल्यू कितनी, 75 इंटू 6 इसकी वैल्यू है ना। अपने को पूछा क्या है कि जो नंबर हटाया गया वो नंबर क्या है, यानी कि A7 की वैल्यू पूछी गई है। तो A1 से लेकर A6 की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको आप 1 कहो, इसको 2 कहो। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 6 प्लस में A7 और इस साइड में 71 इंटू 7, इसको सोल्व कर देना है। इसको सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, A7 की वैल्यू मिलेगी 71 इंटू 7 माइनस 71, 75 इंटू 6, इसको सोल्व कर दो, 7 7 7 जा 49, ये 6 5 जा 30, 3 कैरी, 7 6 जा 42 और 3 45, माइनस कर दो 7, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और अपना 47 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर 47। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, बोलता है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं, यानी कि ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि जो ए अगर ऐसा आए ना तो बी इससे बड़ा सेट होना चाहिए। ओके, या फिर क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों बराबर ही होने चाहिए कि वही सेट ए है वही सेट बी है। तो पहली कंडीशन को कौन कौन होल्ड करता है, पहली कंडीशन को ये भी होल्ड करता है क्योंकि ए बी के अंदर है,
इसमें भी ए बी के अंदर है, इसमें भी ए बी के अंदर है, यहाँ ए और बी बराबर है। तो पहली कंडीशन को चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें आंसर नहीं मिला। अब हम दूसरी कंडीशन से देखते हैं। अब बोलता है नो डी इज ए, नो डी इज ए, यानी कि डी का और ए का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखें, डी का और ए का इंटरसेक्शन नहीं है, ऑप्शन 4 में भी डी ए का इंटरसेक्शन नहीं है, ऑप्शन 3 में भी डी ए का इंटरसेक्शन नहीं है, और ऑप्शन 1 में भी नहीं। तो सेकंड कंडीशन से भी कोई भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि सारे ऑप्शन इसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि डी ए का इंटरसेक्शन किसी ऑप्शन में नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, सम ए आर सी, यानी कि बोलता है कुछ ए सी है, यानी कि ए का सी का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। ए का सी का इंटरसेक्शन हो सकता है, ए सी के अंदर हो सकता है, इस टाइप का भी बन सकता है, यानी ए सी में कुछ कॉमन आना जरूरी है। अब ए और सी में कॉमन किस किस में है, बोलता सम ए आर सी, कुछ ए सी है, सम ए आर सी। अब यहां पर भी कुछ ए तो सी है, सम ए सी है। यहां पर सम ए सी है क्या, यहां पर नहीं है, क्योंकि ए और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। सम ए आर सी, सम ए आर सी यहां पर है, ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, और सम ए आर सी कुछ ए सी इसमें भी है, तो ये भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। बट अपने को तो क्या बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है, व्हेन डायग्राम इज नॉट कंसिस्टेंट, कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो ऑप्शन 4 है। तो सही ऑप्शन कौन सा इसका, 4 इसका सही ऑप्शन है। 4 ही है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले दो ऑप्शन चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट लास्ट वाली कंडीशन को ऑप्शन 4 सेटिस्फाई नहीं करता, इस वजह से इसका आंसर 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बोलता है इफ ए मैप इज प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, साउथ वेस्ट क्या बन गया, ईस्ट बन गया, साउथ वेस्ट ईस्ट बन गया, तो पूछता है कि नॉर्थ क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से कि ये बना लीजिए। मैंने ये बना लिया कि यहाँ मेरा ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है ना। अब ये जो मेरा साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट यानी कि यहाँ पर ये मेरा साउथ वेस्ट है, ये क्या बन गया, ईस्ट बन गया है, यानी कि इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तब ये बना है। कितना रोटेट किया है, ये 45 और ये 90, यानी कि 90 प्लस 45 मैंने कितना रोटेट किया, इसको 135 रोटेट किया है, 135 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया है, तब ये बना है। अब बोलता है कि नॉर्थ क्या बनेगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ को भी इतना ही रोटेट कर दें, नॉर्थ को भी इतना ही रोटेट कर दें। हमने रोटेट किया कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो नॉर्थ को भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट कर दोगे आप, तो ये 90 डिग्री हो गया, और इसके आगे ये मैंने 45 डिग्री रोटेट कर दिया, तो नॉर्थ का क्या बन जाएगा, 135 डिग्री रोटेट होने के बाद साउथ वेस्ट ही बन जाएगा। तो साउथ वेस्ट इसमें ऑप्शन सेकंड है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोलता है एक सर्कल के ऊपर 15 पॉइंट्स हैं। ये कोई एक सर्कल है, इसके ऊपर 15 पॉइंट बना रखे हैं, जैसे ये कोई पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इस टाइप से 15 पॉइंट बना रखे है ना। ओके, और 15 के 15 पॉइंट सब अलग अलग जगह हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं। ये बोलता है मैक्सिमम हम कितनी लाइंस बना सकते हैं। ओके, अगर n अपने पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ना, n क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो इससे हम कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कितना बना सकते हैं, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, तो अपने को n में से 2 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे एक लाइन बनाने के लिए, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, NC2, 15 पॉइंट है तो 15C2 है ना। 15C2 किसके बराबर होता है, 15 × 14 अपॉन 2 × 1, 27, और 15 7 जा 105, तो 105 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी ज्यादा से ज्यादा 105। ये 15C2 मैंने ऐसे ही सोल्व किया है, देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये वही है 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 - 2 फैक्टोरियल है ना,
ये इसी तरीके से सोल्व किया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। बोलता है ओके, इफ आई वॉक ईच 100 मीटर, ईस्ट की तरफ 100 मीटर जा रहा हूँ। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें भी वही बनाओ आप। ये मैंने मान लिया कि मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इस टाइप से ही चलेंगे, या ओरिजिन से हम चले, ये ओरिजिन है अपना, है ना। इफ आई वॉक ईस्ट की तरफ 100 मीटर, मैं ईस्ट की तरफ 100 मीटर चला गया, 100 मीटर। उसके बाद कहाँ गया, टर्न राइट, फिर राइट की तरफ टर्न किया, राइट मेरा इस साइड हो गया, राइट की तरफ टर्न किया, कितना टर्न किया, 60 मीटर राइट की तरफ टर्न कर लिया। टर्न लेफ्ट, फिर मैंने लेफ्ट की टर्न किया, जब इस साइड जा रहा था तो लेफ्ट की टर्न किया, तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चला, 150 मीटर चला। एंड टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, तो यहाँ से फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, है ना, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। आई वुड बी फेसिंग, अब इस आदमी का फेस किस साइड में है, देखिए ये अपना ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इस फिगर से आप देख लीजिए कि उसका फेस किस साइड है। उसका फेस देखा जाए तो ये इस साइड में कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसका फेस किस साइड में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं, आसान है ये भी। एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कोई एक स्क्वायर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, सारी की सारी साइड 10 10 है। ओके, इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल, इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया डायगोनल के अलोंग, है ना। टू फॉर्म एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा फोल्ड करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये 10 ये 10। ओके, एंड देन हाइपोटेन्यूज आर फोल्डेड सक्सेसफुली 2 टाइम्स टू फॉर्म आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। ओके, अब इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 100 प्लस 100 200, 200 का रूट, है ना, यानी कि ये 200 हो जाएगा। 200 का रूट किसके बराबर हो जाएगा, 10√2 के बराबर, है ना। इसको फिर से फोल्ड कर दिया, इसको क्या कर दिया, फिर से फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड किया, डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग इसको फोल्ड कर दिया। ओके, डायगोनल के अलोंग फोल्ड करने के बाद ये कैसा दिखेगा, डायगोनल के अलोंग फोल्ड करने के बाद अगर मैं इसको कहूं कि ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, ये किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, आधे के ऊपर, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, एक साइड इसमें इसके ऊपर आके टिक जाएगा, ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब ये तो आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये आपका 5√2 और 5√2 बचेगा, 5√2 और 5√2 बचेगा। ये 5√2 क्या लिखा हूं मैं, ये आप समझ सकते हैं। ये 5√2, ये जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, इसका आधा 10/√2, ये 10/√2 का आधा लिखा हूं मैं, 10/√2 का आधा लिखा मैंने, 5√2, है ना। अब फिर से क्या करना है, फिर से इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड करना है। तो अभी डायगोनल कितने का है, 10 का है, अभी डायगोनल कितने का है, 10 का है। इसको आप फिर से फोल्ड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इसको फिर से फोल्ड करने के बाद ये डायगोनल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, डायगोनल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये साइड 5 और ये साइड भी कितना, 5, और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये 5√2, इसका किसका काम करेगा, डायगोनल का काम करेगा। तो अब अपने को पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग, तो उस साइड की लेंथ कितनी होगी, उस साइड की लेंथ हो जाएगी 5, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि ऐसा है नहीं। एक बार आप खुद से इसको ऐसा बना के देखेंगे ना, फोल्ड करके भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मुश्किल नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है 20 डायरेक्टर हैं, एक मीटिंग में 20 डायरेक्टर, 6 शुक एवरीवन एल्स हैंड, है ना। 6 आदमी ऐसे हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना, बट द रिमेनिंग 14 डिड नॉट शेक ईच अनदर्स। ये बोलता है 20 डायरेक्टर्स हैं, 20 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 20 डायरेक्टर्स में से क्या है, सिर्फ 20 डायरेक्टर्स में से सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जो हर किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, बाकी के जो 14 है वो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, है ना। तो हम उन 6 डायरेक्टर को लिख लेते हैं, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर 4
डायरेक्टर 5 और ये डायरेक्टर 6 है ना। तो टोटल 20 लोग हैं। ये पहला आदमी कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? 19 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि खुद के साथ थोड़ी ना हाथ मिलाएगा, बाकी के साथ ही मिलाएगा। अब इसने इसके साथ हाथ मिला चुका है ना। तो D2 कितने लोगों के साथ? D2 दोबारा से D1 के साथ थोड़ी ना हाथ मिलाएगा, तो कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? ये 18 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा। ओके, ऐसे ही D3 ने इन दोनों के साथ हाथ मिला चुका है, तो इन दोनों के साथ तो हाथ मिलाएगा नहीं, ना खुद के साथ मिलाएगा। तो कितने लोगों के साथ? 17 के साथ, ये 16 के साथ, ये 15 के साथ और ये 14 के साथ। अब इन सब का सम कर दो, ये कितना आएगा सम? उतने ही टोटल सेक हैंड्स बनेंगे, है ना, उतना ही अपना आंसर बनेगा। ठीक है, 9 8 17 प्लस 7 24, 6 30 35 और ये 39, तो ये 9 आ गया। 3 कैरी, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, तो ये 99 आ जाएगा हमारा आंसर। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन द मीटिंग वाज 99। ओके ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये लिखा हुआ है और इसको सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि मैच, ट्रॉफी, टॉस, रिजल्ट, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले तो टॉस ही होगा ना, पहले टॉस होगा, सी आएगा, है ना। पहले टॉस होगा, पहले टॉस किया, उसके बाद क्या होगा? मैच खेला जाएगा, तो उसके बाद ए आएगा। मैच खेला गया तो फिर क्या होगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा? फिर ट्रॉफी मिलेगी। तो CADB बनना चाहिए। तो CADB किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? द वर्ड्स टेस्ट, एग्जाम, ईस्ट आर कोडेड एज बट नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर, है ना। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है, इसका कोड 1382 हो ये जरूरी नहीं है ना। इनका ऑर्डर अलग अलग है। बट यहां से एक चीज पता चलती है, ये जो नंबर है यहाँ पर TEST, ये जो एक वर्ड है टेस्ट, है ना, इसमें T 2 बार आया है। और यहां पर ये जो 2182 है, इसमें भी दो बार आया है। यानी कि एक जो टेस्ट है इसमें T 2 बार आया है, और यहाँ पर 2182 इसमें 2 2 बार आया है। तो यहां से क्या पता चला कि T का नंबर क्या है? T का नंबर 2 है। T की जगह यानी कि 2 लिखा गया है। ओके, अब और देखते हैं। अब एग्जाम और ईस्ट में ई कॉमन है। एग्जाम और ईस्ट में क्या है? ई कॉमन है। अब अपने को ये देखना है कि एग्जाम किसके लिए है और ईस्ट किसके लिए है। अब एग्जाम में टी नहीं है, ईस्ट में टी है, और टी का कोड 2 है। तो और 2 किस में है? तो 2 इसमें है। तो यहां से क्या पता चला? जो अपना EAST है, ईस्ट है, उसका कोड क्या है? उसका कोड है 1382, है ना। तो फिर कौन बचा? एग्जाम बच गया। तो एग्जाम का कोड क्या है? फिर एग्जाम का कोड है जो बचा वो 1937, ऐसा है ना। अब टेस्ट से हमें यह भी पता चला था कि टी यहाँ पर पहले पर और टी यहाँ लास्ट में है। तो यहाँ पर 2 पहले पर और 2 लास्ट में, तो टी का पता चल गया था। अब ई सेकंड नंबर पर है और ई यहाँ पर 1 सेकंड पर है। तो यहाँ से ई का क्या पता चला? कि ई का कोड 1 है। एस का कोड क्या है? एस का कोड यहाँ से पता चला कि 8 है। ऐसे ई दूसरे पर था तो यहाँ 1 दूसरे पर था, और यहाँ पर एस तीसरे पर था तो यहाँ 8 तीसरे पर था। यहाँ से अपने को पता चल गया इसी टाइप से। अब अपने को बताना था MATE का मतलब, MATE का मतलब, MATE का कोड क्या होगा, है ना। MATE, तो M अपना किस में था? M था अपना लास्ट वाले में, तो M का कोड होगा अपना 7, है ना। A का कोड क्या होगा? A हम यहां से देख सकते हैं, A हम यहां से देख सकते हैं। A का कोड 3 होगा, A का कोड होगा 3 7 3। ओके, अब T का कोड अपने को पता है 2 7 3 2। अब कौन बचा? M का कोड M किस में था? M अपना M का कोड 7, ये देखा हुआ हमने, M का कोड 7 नहीं, MATE है। E का कोड चाहिए, E का कोड 1, E का कोड 1 सॉरी, E चाहिए था। तो 7321 7321 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देखिए ये इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। बोलता है कि n इस स्टेटमेंट में कितनी बार आया है। ओके, एक तो यहां पर आया है n, एक ये आया 2, और एक ये 3, एक ये 4,
एक ये 5 और ये 6 है ना, और एक ये 7, ठीक है, इसके हिसाब से 7 आया है। बट यहाँ पर अगर हम 7 लिख दें, यहाँ पर अगर हम 7 लिख दें तो एक ये भी हो गया, तो 8 टाइम्स हो गया। यहाँ पर n कितनी बार आ गया, 8 टाइम्स आ गया। बट 8 टाइम्स आया तो यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए था, फिर 8 होना चाहिए था, है ना, तो इसका मतलब 7 ऑप्शन गलत हो गया। अगर 8 लिखते यहाँ पर, फिर ये 7 टाइम्स था, तो ये 8 भी गलत हो गया। 6 यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ लिखने से पहले ही 7 बार आया, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब ये अपना 9 को बैठा के देखते हैं ये काम करता है नहीं करता है। अगर मैंने यहाँ पर 9 लिख लिया, है ना, तो यहाँ से पहले तो 7 टाइम आया था और 2 बार इसमें आ गया, तो कितनी बार आया है, 9 बार आया है, और ये आंसर 9 भी सही है ना। यानी कि यहाँ पर भी हमने 9 लिखा है और n आया भी 9 टाइम है, यानी कि 4th ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। आसान है, ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या बोलता है, ए स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिक बॉक्स इफ द डायमीटर ऑफ बॉल इज सेम एज साइड ऑफ द बॉक्स। एक स्फेरिकल बॉल है और एक क्यूब है, दो चीजें हैं, एक क्यूब है और एक स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल है ना। अब है क्या कि जो क्यूब की साइड है, क्यूब की साइड मैंने x मान ली, और स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर है वो दोनों सेम है। इसका जो डायमीटर है वो दोनों सेम है, इसका भी डायमीटर x है, तो यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब ये बोलता है अगर उस क्यूब के अंदर इस बॉल को रख दिया जाए तो जो एम्प्टी स्पेस है उसका परसेंटेज कितना है ना। एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, है ना, एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो ऐसे ही निकालना अपने को, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, है ना, डिवाइड में किसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, क्यूब के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू में क्या कर देना, अपने को 100 कर देना परसेंटेज निकालने। अब एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, माइनस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। तो -4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या अपना x/2, तो आर का क्यूब क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 2 का क्यूब 8, डिवाइड में क्या करना है, x का क्यूब ही करना है, x का क्यूब, इनटू में क्या करेंगे हम 100 करेंगे, ये निकालना अपने को, इतने परसेंटेज आएगा। अब ऊपर और नीचे से x³ को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ऊपर और नीचे से x³ को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 4/3, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 11, है ना, तो ये बचेगा 11 अपॉन 21, यहाँ पर मेरा x³, ये अपना x³, यहाँ पर हमारा x³ बचा नीचे, x³ इनटू में हमारा 100, ओके, तो x³ से x³ कैंसिल हो गए, यहाँ पर 21 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 21 माइनस 11 इंटू 100% आ जाएगा, 21 में से 11 माइनस करेंगे 10 अपॉन 21, इंटू में 100 है तो ये इतना हो जाएगा 1000 अपॉन 21, 1000 अपॉन 21 को डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 1000 को 21 से डिवाइड करोगे तो 4 पर जाएगा, 4 4 2 जा 8, और ये कितना बचेगा 6, और ये 2 और ये 0, तो यहाँ से सीधा ही पता चलता है कि 4 सिर्फ ऑप्शन 4 में ही है, आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं। वैसे आप सोल्व कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से मैं करके देखूँ तो 8 8 2 जा 16, है ना, इससे आगे भी चला जाएगा क्या, 21 8 जा 21, 9 जा करके देखें तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन, हाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, आंसर तो यहाँ से पता चल गया बट ये थोड़ा कैलकुलेशन, 10 माइनस 4 6 और 9 माइनस 8 1 और ये 0, ऐसा कुछ बच गया। अब 8 से करके देखें, 8 8 2 जा 16, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, यानी कि 47 पॉइंट समथिंग 7 पर जाएगा, 7 पर जाएगा, तो 7 और 7 2 जा 14, है ना, 3 5 माइनस 4 1, तो 47 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि 48 ही आएगा
और तो इसके आसपास भी नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। इजी है ये क्वेश्चन भी। क्या बोलता है, वाटर बॉटल कॉस्ट 20 दैट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ बॉटल। एक पानी की बोतल का कॉस्ट 20 रुपए है, जिसमें उस खाली बोतल का कॉस्ट भी जोड़ा गया है। यानी कि वाटर बॉटल में दो चीजें हैं, एक वाटर है और एक बोतल है। मान लेते हैं इसका कॉस्ट x है और इसका कॉस्ट y है, दोनों का कॉस्ट ऐड होके वो 20 रुपए है ना, ऐसा है। अब आगे क्या बोलते हैं, इफ वाटर कॉस्ट ₹15 मोर देन द बोतल। वाटर का कॉस्ट x, यानी कि ये कितना है, ये 15 ज्यादा है। किससे 15 ज्यादा है, बोतल के कॉस्ट से। बोतल का कॉस्ट मान लिया y है ना, यानी कि x किसके बराबर, 15 प्लस y के बराबर। तो यहां पर पुट कर देते हैं इसको, 15 प्लस y बराबर 20। 2y बराबर कितना आ गया, 20 माइनस 15 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो यहां से क्या निकल गया, y की वैल्यू निकल गई। और y क्या है, बोतल का कॉस्ट। क्वेश्चन में भी बोतल का कॉस्ट ही पूछा गया, तो बोतल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा 2.50। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। Which of the following pie chart depicts the distribution of students in the 5 subjects such as physics and chemistry get equal marks? फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, इक्वल मार्क्स मिले। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, इक्वल मार्क्स। ओके, 40% ऑफ द टोटल गो फॉर लाइफ साइंस, यानी कि लाइफ साइंस के लिए कितना है, 40% मार्क्स है टोटल का ना। एंड रिमेनिंग आर इक्वली डिवाइडेड इनटू मैथ एंड अर्थ साइंस, यानी कि मैथ और अर्थ साइंस में भी क्या है, इक्वल मार्क्स है। मैथ और अर्थ साइंस में भी क्या है, इक्वल मार्क्स। अब लाइफ साइंस में 40% है, यानी कि सर्कल का आधा सर्कल होता है 50%। तो लाइफ साइंस वाला पार्ट क्या होना चाहिए, आधे सर्कल से थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना। ओके, तो अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में आधे से थोड़ा सा कम पार्ट किसी भी कलर में नहीं है। यानी कि ये जो कलर है, जो ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, चॉकलेट टाइप का, ये कलर तो 50% से ज्यादा है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइफ साइंस वाले में चाहिए 40%। कोई भी कलर इसमें 40% नहीं दिख रहा है। इसी टाइप से अगर हम ऑप्शन 4 में देखें, इसमें भी आधे सर्कल से थोड़ा सा कम पार्ट किसी भी कलर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत ऑप्शन है। ओके, अब ऑप्शन 1 और 3 बचा। यहां से क्या पता चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इक्वल मार्क्स हैं, मैथ और अर्थ साइंस में भी क्या है, इक्वल मार्क्स हैं। अगर हम देखें ऑप्शन 3 को, चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हम दे दें लाइफ साइंस को, है ना, क्योंकि ये 40% लग भी रहा है कि हो सकता है। अब ये वाले दोनों पार्ट बराबर हैं, ये हम किसी को दे सकते हैं। मान लिया ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, इक्वल है। बट मैथ और अर्थ साइंस, ये दोनों पार्ट तो इक्वल नहीं है, ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन 1 को देखते हैं, ये 40% के आसपास लग रहा है, तो ये अपना लाइफ साइंस हो सकता है। ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं, है ना, इक्वल लग रहे हैं, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ और अर्थ साइंस हो सकते हैं, और बाकी दो ये हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा। इसमें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ग्राफ को देखकर ही आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है और कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। ओके।